नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इनका वर्णन है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए हमने? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए क्लास इसको? ये आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति ली है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये सब हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। क्लास जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इनको न्यायालय से लागू नहीं किया जा सकता है, यानी न्यायालय के द्वारा इनको लागू नहीं करवाया जा सकता है। ये संविधान की प्रस्तावना में लिखित, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। इस पॉइंट को याद रखना है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें लिखित, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और न्याय तथा स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित हैं। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। आप जैसे कि जानते हैं ये 36 से लेके आर्टिकल 36 से लेके कहाँ तक है? ये 51 तक इनका वर्णन है। तो आर्टिकल 36 में क्या बताया गया है? इसमें राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा किसके अंदर है? राज्य की परिभाषा हमारी आर्टिकल 36 के अंदर है। अगर हम बात करते हैं 37 की, आर्टिकल 37 के अंदर क्या वर्णन है? आर्टिकल 37 के अंदर वर्णन है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वे अपरिवर्तनीय हैं। क्या है ये? अपरिवर्तनीय हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये अपरिवर्तनीय हैं। इसी तरह से जो आर्टिकल 38 है इसका जो फर्स्ट है इसमें क्या वर्णन है? राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए है ये, यानी लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए आर्टिकल 38 का फर्स्ट है ये। इसी तरह से जो आर्टिकल 38 का सेकंड है इसके अंदर क्या बोला गया है? असमानताओं को दूर करना है। असमानता को दूर करना किसके अंदर आता है? आर्टिकल जो 38 का सेकंड है। एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल जो 37 है इसके अंदर क्या बताया गया है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अपरिवर्तनीय हैं। और 38 का फर्स्ट जो है आर्टिकल, इसमें लोक कल्याण की अभिव्यक्ति की बात की गई है कि लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। जो आर्टिकल अनुच्छेद हमारा 38 का सेकंड है इसमें असमानताओं को दूर करना। असमानता किस तरह की? अवसर की असमानता हो, आय की असमानता हो, और जो सुविधाएं दी जाती हैं, आय, अवसर और सुविधाओं की असमानताओं को क्या करना है? दूर करना है। वो आर्टिकल 38 के सेकंड में इनका वर्णन है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का क्या इसके अंदर उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अगला प्रश्न देखते हैं क्लास। अभी हमने आपको बताया था 36 से लेकर 51 तक किसका वर्णन है आर्टिकल में? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व प्राकृतिक में कैसे होते हैं ये? तो अबाध्य होते हैं ये। नीति निर्देशक तत्व कैसे होते हैं? ये अबाध्य होते हैं ये। अनुच्छेद 36 में क्या परिभाषा है? तो आर्टिकल 36 जो है ये राज्य की परिभाषा को बताता है। ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था।
आर्टिकल 36 किसको बताता है? राज्य की परिभाषा को। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य किस अनुच्छेद में है? अभी हमने आपको बताया था, अगर हमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है तो ये आर्टिकल 38 के अंदर आता है। ये समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 39 के घ में है ये, यानी 39 का घ जो है इसके अंदर क्या है? समान वेतन का प्रावधान किया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 के तहत किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन किसके तहत किया गया? अनुच्छेद 40 के तहत। आइए कुछ अनुच्छेद और देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आर्टिकल 40 जो है ये, इसके अंदर क्या वर्णन है? ग्राम पंचायतों का गठन है ये। ग्राम पंचायतों का गठन है। उसके बाद हम 41 की बात कर लेते हैं। वर्क एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंट की बात की गई है इसके अंदर। वर्क एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंट की बात की गई है। यानी कार्य, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करना। इसके अंदर क्या हो जाएगा? कार्य, शिक्षा और लोक सहायता। अगर हम आर्टिकल 42 की बात करते हैं, इसके अंदर निःशुल्क प्रसूति सुविधाएं उपलब्ध कराना। निःशुल्क प्रसूति सुविधाएं को उपलब्ध कराना। आर्टिकल 43 किस चीज़ को बताता है? ये मजदूरी से संबंधित है। आर्टिकल 43 में क्या है? मजदूरी, यानी किसी भी श्रमिक को उसके निर्वहन योग्य मजदूरी मिलना चाहिए। कोई भी श्रमिक होता है जो काम करने वाला, उसको ये नहीं काम उससे ज़्यादा करा लिया, मजदूरी उसको कम दे रहे हैं, यानी उसके निर्वहन योग्य मजदूरी उसको मिलना जरूरी है। यह आर्टिकल 43 के अंदर बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। अगर हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके तहत क्या जोड़ा गया था? 39 से 43 का ए, उसके बाद 48 का ए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 39 ए, 43 ए और 48 ए इन अनुच्छेद को जोड़ा गया था। 39 ए जो बताता है ये, इसके अंदर क्या प्रावधान है? तो विधिक सहायता। उनतालीस ए के तहत क्या जोड़ा गया था? विधिक सहायता। अगर हम 43 ए की बात करते हैं, उद्योगों में श्रमिकों के भाग लेने से संबंधित था ये। उद्योगों में श्रमिकों के भाग लेने से संबंधित था ये। अगर हम 48 ए की बात करते हैं, जो दुधारू पशु होते हैं उनकी हत्या का निषेध है। जो दुधारू पशु होते हैं उनकी हत्या पर क्या है? ये निषेध है ये। तो इनको आप दोबारा से देख लेते हैं क्लास। जो अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायतों गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद जो 42 था, इसमें निःशुल्क प्रसूति की सुविधा उपलब्ध कराना, इसकी बात की गई है। और जो हमारा अनुच्छेद 43 है, इसमें मजदूरों का
जो उद्योग होते हैं उनमें निर्वहन योग्य क्या होना चाहिए, उनको मजदूरी मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 39 से 43 से और 48 से इनको 42वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको ऐड किया गया है। 39A में क्या था, विधिक सहायता। 43A में उद्योगों में श्रमिकों के भाग लेने से संबंधित था ये। और 48A दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाई गई है। तो ये 48A के अंदर इनका वर्णन है। ये आगे देखते हैं क्लास। और काम पाने का अधिकार, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस में है, तो अभी हमने बताया था। शिक्षा और लोक सहायता किसके अंदर था, ये अनुच्छेद 41 के अंदर इनका वर्णन किया गया है। उसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। काम की न्यायसंगत और मानवीय दशा एवं प्रसूति सहायता किसके अंदर है ये क्लास, तो अनुच्छेद 42 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। कामगारों के लिए निर्वहन मजदूरी आदि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 43 में। अभी हमने बताया था निर्वहन मजदूरी किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो ये अनुच्छेद 43 के अंदर आता है। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी किस अनुच्छेद के अंदर है, ये तो 43 के में है। यानी उद्योगों के अंदर जो मैनेजमेंट बनाया जाएगा, यानी जो एक बोर्ड बनाया जाएगा, उसके अंदर कामगारों की भागीदारी भी होनी चाहिए। तो ये किस अनुच्छेद के अंदर आता है, ये 43 के अंदर आता है ये। अगर हम सहकारी समिति की बात कर लेते हैं तो ये 43 बी में आ जाएगा। सहकारी समिति, सहकारी समिति किसके आ जाएंगी, जो 43 बी में आ जाएंगी। इसको 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। 43 बी में 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 के द्वारा, सहकारी समिति को जोड़ा गया था 43 बी में। आगे देखते हैं। सहकारी सोसाइटियों का प्रबंधन किस अनुच्छेद में है, तो देखिए सहकारी समितियां जो 43 बी में इनको जोड़ा गया था, ये यानी 43 ख में। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 के अंदर समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस में है, तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाए। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनके लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यानी अनुच्छेद 45 में, जो अनुच्छेद 45 था, इसको 46वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया था। आगे देखते हैं। जो अनुच्छेद हमारा 46 है, इसमें SC, ST और OBC के हितों की अभिव्यक्ति की गई है। अनुच्छेद 46 में SC, ST, OBC के हितों की क्या करी गई है, अभिवृद्धि की गई है। ये जो आर्टिकल 47 है, इसके अंदर क्या है, पोषण स्तर के बारे में वर्णन किया गया है। पोषण स्तर आर्टिकल 47 में क्या है, पोषण स्तर। और जो मादक पदार्थ होते हैं उन पर निषेध है। पोषण स्तर को हमें उच्च करना है। पोषण स्तर को कैसे करना है, उच्च करना है। और जो मादक पदार्थ होते हैं उनका निषेध करना है। मादक पदार्थों का क्या करना है, निषेध करना है। और पोषण स्तर को क्या करना है, हमें उच्च करना है। देखिए अभी मैंने बताया था आपको SC, ST और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति किसमें की गई है, आर्टिकल 46 में।
SC ST और OBC, इनके हितों की अभिवृद्धि किसके अंदर है? आर्टिकल 46 के अंदर है। पोषण स्तर और जीवन स्तर को उच्च करना है और मादक पदार्थों का निषेध करना है, वो किस अनुच्छेद के अंदर आता है? अनुच्छेद 47 के अंदर इसका वर्णन है। देखिए, मादक पेय और हानिकारक नशीले पदार्थों का सेवन पर प्रतिषेध किस अनुच्छेद के अंदर है? ये अभी मैंने बताया था आपको क्लास, ये अनुच्छेद 47 के अंदर है ये। और आगे देखते हैं, कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 के अंदर है। अनुच्छेद 48 के अंदर है कृषि और पशुपालन का संगठन, किसमें? अनुच्छेद 48 के अंदर ये वर्णन किया गया है। और हम कह सकते हैं जो 48 का ए था, जो दुधारू पशु थे उनके हत्या का निषेध किया गया है, ये इसमें था। क्लास 48 में क्या था? ये दुधारू पशु पर क्या था? और उनकी हत्या का निषेध किया गया है। और जो 48 का ए है, इसके अंदर क्या जोड़ा गया है? ये प्राकृतिक संरक्षण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। इसके अंदर क्या जोड़ा गया? 48 में प्राकृतिक संरक्षण, वन और वन्य जीवों की रक्षा। प्राकृतिक संरक्षण है, वन और वन्य जीवों की रक्षा किसके अंदर है? 48 के कै में है। देखो, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा किसके अंदर है? ये 48 के कै में है ये। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किसमें है? अनुच्छेद 49 के अंदर है। राष्ट्रीय स्मारकों और धरोहरों का संरक्षण किसके अंदर है? जो हमारे पास पुरानी धरोहर हैं उनका संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण किसके अंदर आता है? ये अनुच्छेद 50 के अंदर आता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण किसके अंदर आता है? अनुच्छेद 50 के अंदर आता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये किसके अंदर आता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये अनुच्छेद 51 के तहत आता है। अगर हम बात कर ले तो कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो रहे हैं। आर्टिकल 350, इसके अंदर क्या जोड़ा गया है? राज्य की मातृभाषा में शिक्षा देना। जो भी किसी राज्य की मातृभाषा है उसमें शिक्षा देना। राज्य की मातृभाषा में शिक्षा देना। और आर्टिकल 351 जो था, ये अनुच्छेद 351 जो था, इसमें हिंदी को प्रोत्साहित करना है। हिंदी को क्या करना है? प्रोत्साहन करना है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा? जो नीति निर्देशक तत्व थे इनको संविधान की आत्मा किसने कहा? ग्रेनविन ऑस्टिन ने बोला था इनको। किसने नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक बताया जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? जो KT शाह ने बोला था। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। जो नीति निर्देशक तत्व थे इनका उद्देश्य क्या था? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है? हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है। जो अनुच्छेद 39 के की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये भी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। इसको 42वीं संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था।
अनुच्छेद 39 क्या का प्रदान करता है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता 39 क्या है? यानी विधिक सहायता को प्रदान कौन करता है? 39 का क्या अनुच्छेद? राज्य के नीति निधि तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्धारित करता है? तो राज्य के उपलब्ध साधनों पर। यानी राज्य के नीति निधि तत्व कब लागू हो सकते हैं? जब हमारी राज्य सरकार चाहे, अगर उनके पास साधन उपलब्ध हैं तो राज्य के नीति निधि तत्वों को वो क्या कर सकते हैं? हमें सुविधा दे सकते हैं। इसलिए इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। नीति निधि तत्वों का दर्शन किस पर आधारित है? जो नीति निधि तत्व है ये सामाजिक, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी विचारधाराओं पर आधारित है। गांधीवादी जो सिद्धांत है किस अनुच्छेद में प्रमुखता दी गई है? यानी ग्राम पंचायतों का गठन ये किस में था? अनुच्छेद 40 में था। तो गांधीवादी जो सिद्धांत थे तो इसमें जो प्रमुखता दी गई है वो किसको दी गई है? अनुच्छेद 40 को। स्वतंत्र न्यायपालिका ये किस अनुच्छेद में थी? अभी हमने बताया था ये अनुच्छेद 50 में थी। यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण ये किसके अंदर था? अनुच्छेद 50 में था। ये नीति निधि तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे से पूरक हैं, यह किसने कहा था? तो सुप्रीम कोर्ट ने। जो नीति निधि तत्व होते हैं और मूल अधिकार ये सब क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, ये किसने बोला था? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको कहा गया था। नीति निधि तत्व को किस संविधान का लक्ष्य कहा? डॉक्टर अम्बेडकर ने जो नीति निधि तत्व है इनको संविधान का लक्ष्य कहा था कि हमें सभी की सहायता करानी है, सभी को समाज में बराबर का सम्मान देना है, सभी को वेतन भत्ते और इक्वलिटी हमें लेके आनी है। कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह नागरिकों के बीच समानता सुनिश्चित करे? तो अनुच्छेद 38 नागरिकों के बीच में समानता को सुनिश्चित करता है। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो मैंने बताया था 39 का क्या है, 43 का क्या है और 48 का क्या है। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया था। और एक कौन सा है? 39 च को। इन चारों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। राज्य के नीति निधि तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जो हमारे नीति निधि तत्व हैं क्या न्यायालय द्वारा इनको लागू कराया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को निर्देशित करता है? यानी किस भाग के द्वारा राज्य को निर्देशित किया गया है? तो ये भाग 4 हो जाएगा, जिसके अंदर राज्य के नीति निधि तत्वों का वर्णन है और जो 36 से लेके 51 तक है। क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।